दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं i5 12600K का रिव्यू और उसको कंपेयर करने वाले हैं 5600X के साथ ही में करेंगे गेमिंग बेंचमार्क्स और प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स के बारे में बात। और मैं आपको बेंचमार्क्स दिखाऊंगा भी कि कितने फ्रेम्स आते हैं या कितने सेकेंड्स में प्रोडक्टिविटी वाले जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जो i5 12600K है उसके कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन बताऊं तो ये 10 कोर CPU है जिसकी मैक्स क्लॉक रेट, जो परफॉर्मेंस वाले कोर्स है 6 कोर्स उसकी है 4.9 गीगाहर्ट्ज़, और जो एफिशिएंसी वाले कोर्स है उसकी जो मैक्स बूस्ट क्लॉक है वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का। इसकी जो कैश है वो 20 MB की है और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 125 to 150 वॉट्स के बीच में रहेगा। इसकी जो प्राइसिंग है वो है $290 की, तो $300 ही लगा लेते हैं तो इसको कन्वर्ट करें तो 20-21 हज़ार के आसपास इसकी जो कॉस्टिंग है वो पड़ जाती है। लेकिन इंडिया में टैक्सेस भी लगेंगे तो 26-27 हज़ार के आसपास इसकी जो प्राइसिंग है वो हो सकती है K वेरिएंट की। इसका KF वेरिएंट भी आता है जिसमें इंटीग्रेटेड GPU नहीं रहता, लेकिन इसमें इंटीग्रेटेड GPU है। अब मैं आपको इस वीडियो के 3 बड़ी बातें बता देता हूँ जो कि 3 बड़े कंक्लूजन्स रहने वाले, और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है। जो सबसे बड़ी बात है पहले में वो मैंने रखा है कि जो 12600K है उसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा है कि वो 59 एंड 5950X को बीट कर देता है। जो Ryzen 9 है 5950X उसके परफॉर्मेंस को ये बीट कर देता है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। Cinebench R23 में टेस्ट किया गया, इसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे वीडियो में। जो सेकेंड बिग चीज़ है वो ये है कि गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास 11400F है या 5600X है तो उससे जो डिफरेंस है गेमिंग का इस CPU में वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो गेमिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो तीसरी बात है जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Ryzen 5600X को बीट कर देता है, क्योंकि इसमें 10 कोर्स है और 16 थ्रेड्स है, तो इसलिए ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है और ये 5600X को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट कर देता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें जिसको टेस्ट किया गया है Cinebench R23 में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात आप ध्यान में रखो कि Cinebench के R23 स्कोर्स को आप R23 स्कोर से ही कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई CPU है और आप Cinebench R20 चला रहे हो तो आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपेरिजन करना है तो आप अपने कंप्यूटर में Cinebench R23 ही डालो और फिर उसके पॉइंट्स निकालो। Cinebench के पॉइंट्स को पुराने वर्जन के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। Ryzen 5950X ने स्कोर किया है 1611 Cinebench R23 पॉइंट सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। i5 12600K ने स्कोर किया है 1830 पॉइंट्स को। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है, और इससे जो गेमिंग परफॉर्मेंस तो चलो वही रहने वाली है, इतना कोई मेजर जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन मल्टी कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आएगी और वैसे भी बाकी चीज़ों में जिसमें फ़र्क पड़ता है सिंगल कोर से उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गेमिंग में डिफरेंस क्यों नहीं है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जब हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं बाकी स्कोर्स के साथ में। 11600K ने स्कोर किया है 1540 पॉइंट्स को और 12600K जैसा मैंने आपको बताया 1830। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है 12 जनरेशन में, और प्राइसिंग भी इसकी जो 11 जनरेशन के बराबर से ही है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, और Ryzen के भी काफ़ी क्लोज है प्राइसिंग। अब मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले पुराने जनरेशन की बात कर लेते हैं। 11600K ने स्कोर किया था 11200 पॉइंट्स को, और अभी वाला जो 12600K है उसने स्कोर किया 17000 पॉइंट्स, जो कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा और मेजर इंप्रूवमेंट आया है परफॉर्मेंस में मल्टी कोर और सिंगल कोर दोनों में ही। 5600X ने स्कोर किया है 10,280 पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं DDR4 वर्सेस DDR5 की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये CPU है वो DDR4 भी सपोर्ट करता है, DDR5 भी सपोर्ट करता है। डिफरेंट मदरबोर्ड्स भी आपको मिलेंगे DDR4 DDR5 के। तो अगर आप सोच रहे हो कि DDR4 के बदले अगर आप DDR5 लेते हो और आपको बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट देखने वाला है परफॉर्मेंस में, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा DDR5 के साथ जाने में, तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DDR4 एंड DDR5 दोनों ने सिमिलर परफॉर्मेंस दी है, और ऐसा कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला कि DDR5 लगाते ही परफॉर्मेंस में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए या बहुत फास्ट चीज़ काम कर रही है या गेमिंग में बूस्ट मिल रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप DDR4 के साथ में जाते हो तो वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि DDR5 जो रैम है वो एक्सपेंसिव है, ऊपर से DDR5 का जो बोर्ड है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव मिलने वाला है कंपेयर टू DDR4 वाले। तो DDR4 मेमोरी भी सस्ती है और DDR4 बोर्ड भी आपको कंपैरेटिवली चीपर मिलने वाले। सिनेबेंच पॉइंट्स की बात करें तो DDR4 एंड DDR5 दोनों में सिनेबेंच के पॉइंट्स भी काफ़ी सेम थे। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में भी DDR4 एंड DDR5 ने कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन उल्टा क्या हो गया कि DDR5 के जो FPS निकले वो उल्टा DDR4 से कम थे, यानी DDR5 की परफॉर्मेंस DDR4 से कम हो गई थी कुछ गेम्स में। तो ऐसे भी चीज़ें हो रही है, तो इसलिए DDR4 लेना ही अभी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। DDR5 मेरे ख्याल से अभी काफ़ी अर्ली हो गया है। आप सोचो DDR5 की स्पीड इतनी ज़्यादा है 5200 मेगाहर्ट्ज़ 4800 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन फिर भी हमें कोई बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब हम काफ़ी अभी बहुत जल्दी DDR5 को ला रहे हैं, हमें थोड़ा और शायद रुकना चाहिए और जो रिसोर्सेज है उसको भी सेव करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स की। तो गेमिंग बेंचमार्क्स की बात करें तो फार क्राई 6 को अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट किया गया डायरेक्ट X 12 के साथ में। i5 12600K ने 1080p पर दिया हमें 124 FPS और 1440p पे हमें दिया 120 FPS। Ryzen 5 5600X ने 1080p पे दिया 109 FPS और 1440p पे दिया 109 FPS। तो Ryzen ने 1080p और 1440p दोनों पे 109 FPS दिए। F1 2021 की बात करें जिसको 1080p अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया गया तो 12600K ने दिए 273 एवरेज FPS, 11600K ने दिया 271 एवरेज FPS और 5600X ने दिया 272 FPS। टॉम क्लैंसी रेनबो सिक्स सीज की बात करें जिसको 1080p अल्ट्रा वल्कन पे टेस्ट किया गया है, उसने 12600K ने दिया हमें 467 FPS और 5600X ने दिया 556 FPS। रेड डेड रिडेम्पशन 2 1080p हाई डायरेक्ट X 12 पे टेस्ट किया गया है, 12600K ने दिया 137 फ्रेम्स पर सेकेंड, 5600X ने दिया 146 फ्रेम्स पर सेकेंड। 1440p पे 5600X और 12600K दोनों ने 130 FPS दिए रेड डेड रिडेम्पशन 2 में। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर की बात करें जिसको हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया गया डायरेक्ट X 11 में 1080p पर 12600K ने दिया 118 FPS, 5600X ने दिया 124 FPS। 1440p पे इसी गेम को 12600K ने दिया 114 FPS और 5600X ने दिया 112 FPS। Assassin's Creed Valhalla की बात करें जिसको वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया गया 1080p रेजोल्यूशन पे 12600K देता है 119 FPS, 5600X देता है 117 FPS। 1440p पे 12600K एंड 5600X दोनों ने दिए 102 फ्रेम्स पर सेकंड एवरेज। तो दोस्तों आपने ये नोट किया होगा कि 5600X, 11600K और 12600K ने गेमिंग में ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं दिखाया, क्योंकि गेमिंग में अभी भी मल्टी कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सिंगल कोर ही रखता है। और फिलहाल जो 12600K है उसके हाइब्रिड आर्किटेक्चर है और विंडोज़ 11 में अगर आप खेलो तो वो ज़्यादा अच्छी स्केड्यूलिंग करता है, तो ऐसा इंटेल ने कहा है। लेकिन अभी जो गेम्स है वो और ऑप्टिमाइज़ होंगे, लेकिन फ़िलहाल वैसे भी गेमिंग में ज़्यादा कोर्स यूज़ किए नहीं जाते। और 5600X भी काफ़ी अच्छा है और 11600K दोनों में इतना बड़ा कुछ मेजर डिफरेंस गेमिंग में नहीं है, क्योंकि गेम्स ज़्यादा कोर यूज़ नहीं करते और मोस्टली सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे रिलाई करते हैं। और मैक्स टू मैक्स अगर कोई गेम यूज़ करता है तो वो 8 कोर हो जाएगा या 6 कोर हो जाएगा यूज़ करने के लिए, बाकी कोर्स वो यूज़ नहीं करता। तो अगर आपके पास 11600K है या 5600X है और आप सोच रहे हो कि आपको 12600K लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ओनली फॉर गेमिंग, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। आंसर है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 11600K गेमिंग में अभी भी काफ़ी अच्छा है। 12600K भी सिमिलर परफॉर्मेंस ही दे रहा है, 5600K 5600X भी सेम परफॉर्मेंस ही दे रहा है, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। तो उसके लिए आपको अपग्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास Ryzen 3600 है तो आप अपग्रेड कर सकते हो 12600K पे, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बात कर लेते हैं मल्टी कोर प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स की। तो प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क में DaVinci Resolve Studio के हमने टेस्ट किया और जो क्लिप हमने ली 4K 10 मिनट्स की, वो Blackmagic 6K फुटेज थी विद लट्स के साथ में। तो इसका रेंडरिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट टाइम जो 6K का फुटेज था वो रॉ फुटेज था लट्स के साथ में।
तो जो i5 12600K है उसने कंप्लीट किया 10 मिनट्स 4K एक्सपोर्ट का रॉ फुटेज को 486 सेकेंड्स में। 11600K ने रेंडर या एक्सपोर्ट किया 737 सेकेंड्स में। 5600X ने एक्सपोर्ट किया 700 सेकेंड्स में। तो आप ये नोट अच्छे से कर पा रहे होंगे कि जो 12600K है वो मल्टी कोर में काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है। और मतलब जो वीडियो एडिटर्स है या जो मल्टी कोर वाले काम करते हैं उसके लिए ये CPU काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब गेमिंग तो आपको मिलेगी काफ़ी अच्छी, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर हो या कोई वीडियो एडिटिंग करते हो या आप और भी कोई मल्टी कोर वाले काम करते हो तो ये CPU काफ़ी आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देने वाला है मल्टी कोर टास्क में। तो मल्टी कोर में ये CPU काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है और काफ़ी किलर परफॉर्मेंस दे रहा है और वर्थ इट भी है। अगर आप मल्टी कोर काम करते हो तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको वो 300 सेकेंड बचाने एक्सपोर्ट के तो आप ज़रूर इसको कर सकते हो। तो ये तो था i5 12600K का रिव्यू और गेमिंग बेंचमार्क्स के साथ में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक भी ज़रूर कर देना, शेयर भी करना। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखना है तो चैनल टेक्निकल गाइड केवी को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।